शादी के मुश्किल से 14 दिन ही बीते थे, पत्नी के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था। तभी अचानक पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा था। पत्नी काफ़ी मायूस हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन पति उसको समझाता है कि मैं वापस चले आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा। और इतना कह कर के वो घर से बाहर निकल जाता है, चले जाता है। वहाँ से जब वो लौटते रहता है तो पत्नी उसके साथ व्हाट्सएप कॉल पर लगातार बातचीत करती रहती है। उसकी कहाँ रुक रहे हो, कहाँ पहुँचे हो, ये सब सारी जानकारी पत्नी व्हाट्सएप कॉल के द्वारा पति से ले लेती है। और पति भी पूरी जानकारी अपनी पत्नी को देता है और आश्वस्त करके कहता है कि मैं एक होटल में अभी रुकूंगा, रेस्ट करूंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूंगा घर के लिए। इतना कह करके कॉल काट देता है। जैसी कॉल काटता है तभी अचानक दो लोग बाइक से आते हैं उसके पास और कहते हैं कि सर, हमारी कार जो है वो पास की नहर है, जिस होटल में वो व्यक्ति ठहरा हुआ था उसके पास में एक नहर थी, तो वहाँ पर नहर के पास में मेरी कार जो है वो फंस गई है, थोड़ा आप चलते तो हेल्प हो जाती तो मेरी कार निकल जाती। तो वो व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे उन दो व्यक्तियों के साथ उस नहर की तरफ चले जाता है। वहाँ जाता है, अब कार वहाँ से निकलती है या नहीं निकलती है, लेकिन जब वहाँ से लौट के आने की बारी आती है तो वहाँ से केवल 2 व्यक्ति लौट करके आते हैं, जबकि जाने वाले में 3 व्यक्ति थे। जो व्यक्ति होटल में ठहरा हुआ था वो व्यक्ति वहाँ से लौट करके वापस नहीं आता है। और अगले दिन 19 मार्च को पुलिस को सूचना मिलती है कि उस नहर के पास एक गेहूं का खेत है, उसमें एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। अब गांव के लोग वहाँ जमा हो चुके थे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी। पुलिस भी पहुँचती है। जैसे ही पुलिस पहुँचती है तो देखती है जो व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है। तो पुलिस तुरंत उसे उठाती है, उठा करके पास के अस्पताल में पहुँचाती है। उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया जाता है और बड़े बड़े अस्पतालों में भी रेफ़र किया जाता है। घर वालों को भी सूचना मिल जाती है, घर वाले भी सन्न हो जाते हैं। घर वालों को जैसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ कैसे, कोई क्यों मार सकता है, जबकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे परिवार की कोई दुश्मनी नहीं है, इस लड़के की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी कोई व्यक्ति क्यों मार सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो परिवार के सामने भी खोजे जा रहे थे और पुलिस को भी ढूंढना था। और ये जब खबर आस पड़ोस के लोगों में भी फैली तो लोग भी जानने की कोशिश करने लगे। लोग दुआएं मांगने लगे कि हो ना हो ये व्यक्ति ठीक हो जाए तो सारी चीज़ें निकल करके सामने आ जाएंगी। लेकिन वो व्यक्ति ठीक नहीं होता है और अंततः वो 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद 21 मार्च को उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही मृत्यु होती है पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। आस पड़ोस के लोग भी हक्का बक्का हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति की शादी 5 मार्च को हुई है और 14-15 दिन में उसके साथ ऐसा घटना हो गया। बहुत तरीके की बात होती है। उसकी पत्नी पर लोग तरस खाने लग जाते हैं कि अब वो पत्नी कैसे रहेगी जिसकी शादी 14 से 15 दिन पहले हुई है। वो अभी ठीक से ज़िंदगी देखी भी नहीं है, नया परिवार, नए रिश्ते नाते, और वो महिला विधवा हो गई है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें थे, लोगों को कचोट रही थी। लेकिन फिर भी पुलिस का काम था तफ्तीश करना। पुलिस भी अपने तरीके से पूरी तफ्तीश करने की कोशिश करती है कि आखिर कौन व्यक्ति इस व्यक्ति को मार सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस को ढूंढने थे। पुलिस भी बहुत तत्परता से इस पूरे केस की जांच करती है। पुलिस पर काफ़ी दबाव था, मामला हाई प्रोफाइल था, इस वजह से पुलिस बहुत एक्टिव तरीके से इस पूरे केस को जाँच पड़ताल कर रही थी। तभी अचानक पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज लग जाता है। उस CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और वो व्यक्ति से जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो जो व्यक्ति वो सब सारी चीज़ें बताता है इस घटना को लेकर के, पुलिस क्या उस परिवार के लोग भी हक्के बक्के हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया तुमने, क्या कमी थी, किस वजह से तुमने मार दिया। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो घर वालों के सामने आज भी कौंध रहे हैं। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्य सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के औरैया की। 19 मार्च को पुलिस को सूचना मिलती है कि सहारा थाना के पलिया गांव के पास एक गेहूं के खेत में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। अब जैसी पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस की सारी टीम उस गांव में पहुंच जाती है और जब वो वहां पहुंचती है तो जिस व्यक्ति को गोली लगी थी पुलिस उसको उठाती है तो पता लगता है कि ये व्यक्ति अभी भी जिंदा है। तो पुलिस उसे उठा करके इलाज के लिए जो लोकल अस्पताल था वहां पर ले करके जाती है। वहां हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, वहां से उस व्यक्ति को बड़े अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और पुलिस
एक तरफ तफ्तीश में भी लगी हुई थी कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, कौन इसको गोली मारा है और क्यों मारा। ये सब बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस को ढूंढने थे और पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है। पुलिस छानबीन जब करती रहती है तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी निकल करके सामने आती है। पता लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति दिलीप यादव है, जो कि मैनपुरी का रहने वाला है। और दिलीप यादव के बारे में जब जानकारी पता लगती है तो पुलिस अब ये भी जानने की कोशिश करती है कि आखिर दिलीप यादव को कोई क्यों मारा और कैसे मारा है, कब मारा है, किस वजह से मारा है। ये बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस को ढूंढने थे और पुलिस कोशिश करती है। पुलिस अपने तरीके से हर कोशिश करने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। अंत में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगता है और वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस असली कातिल तक पहुंचती है। दरअसल जब दिलीप यादव उस होटल में ठहरा हुआ था तो उसके पास जो दो व्यक्ति आए थे अपनी कार जो है वो नहर से निकालने को लेकर के, उन दो व्यक्तियों की सीसीटीवी फुटेज में चेहरा रिकॉर्ड हो जाता है। और वो जो दो व्यक्ति वापस नहर से तो लौट करके आए थे लेकिन दिलीप उन लोगों के साथ नहीं था। अब पुलिस शक के आधार पर उन दो व्यक्तियों की तलाश शुरू कर देती है। जब पुलिस तलाश शुरू करती है तो पुलिस को उस व्यक्ति के बारे में जानकारी पता लगती है कि एक व्यक्ति जो है वो रामजी नागर है, जो कि अछलदा का निवासी है और वो क्राइम से उसका पुराना रिश्ता नाता है। तो पुलिस को ये पूरा शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसने ही अंजाम किया है। और इसके साथ एक और व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है वो है कौन, उसके बारे में पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। लेकिन जब रामजी नागर से पूछताछ होता है तो वो कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से कड़ाई से जब पूछताछ शुरू करती है तो रामजी नागर कहता है कि साहब मैं तो शूटर हूँ, मेरा इसमें बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। मुझे जैसा बोला गया है, पैसों के लिए मैं काम करता हूँ, जैसा मुझको बोला गया है वैसा मैंने किया है। और मेरे को जो पैसा देने वाला है वो है अनुराग यादव। अब अनुराग यादव का जब इसमें नाम आता है तो पुलिस को समझ में नहीं आता कि ये अनुराग यादव आखिर है कौन। तो रामजी नागर के द्वारा पुलिस अनुराग यादव तक जब पकड़ती है, पकड़ने की उसको कोशिश करती है। अनुराग यादव जब पकड़ में आता है तो अनुराग यादव से जब पुलिस पूछताछ करती है तो जो सारी बातें अनुराग यादव कहता है वो सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस के साथ साथ दिलीप यादव के घर वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया तुमने। दरअसल अनुराग यादव जो है वो बताया जा रहा है कि दिलीप की पत्नी, जिनका नाम है प्रगति यादव का पुराना बॉयफ्रेंड है। और प्रगति यादव और अनुराग यादव ये 4 साल से रिलेशनशिप में थे, जिसकी घर वालों को भी जानकारी थी। प्रगति यादव के घर वालों की इसकी जानकारी अच्छी खासी थी। लेकिन वो अनुराग यादव से शादी नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन प्रगति यादव कहती थी कि मैं अनुराग के साथ ही रहूँगी, उससे ही शादी करूँगी। तो घर वाले उसकी शादी उससे नहीं करवाते और जल्दीबाजी में कहीं प्रगति कुछ ऐसा कदम ना उठा ले, भाग ना जाए, कुछ गलत कर ले, वो जल्दीबाजी में प्रगति यादव की बहन का देवर से उसकी शादी करवाते हैं। देवर मतलब दिलीप यादव से प्रगति यादव की शादी हो जाती है। अब जब प्रगति यादव की शादी हो जाती है तो प्रगति मन महसूस करके दिलीप यादव के यहाँ उसके अपने ससुराल चली आती है। लेकिन मन ही मन उसका जो दिल था वो अनुराग यादव के लिए धड़कता था। अनुराग यादव के लिए वो हमेशा बेचैन रहती थी। उससे व्हाट्सएप कॉल के द्वारा बातचीत करना और वीडियो कॉल पे बातचीत करना, ये सब सारी चीज़ें प्रगति अनुराग के साथ कर रही थी। और अनुराग यादव भी उसको छोड़ नहीं रहा था, उससे लगातार रिलेशनशिप में बना हुआ था। अब जब प्रगति और अनुराग इतने ज़्यादा शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे तो उनकी जो फीलिंग्स थी और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। अब वो प्लानिंग करने लगे कि क्यों ना दिलीप यादव, जो कि प्रगति यादव का पति है, उसको रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो अब हम दोनों जो जीवन भर साथ रहेंगे, मतलब प्रगति यादव और अनुराग यादव जीवन भर साथ रहेंगे। और दिलीप यादव अगर रास्ते से हट गया और दिलीप यादव के पास अच्छा खासा पैसा भी है और ये पैसा सब कुछ हम लोगों का हो जाएगा, हम लोग दोनों ऐश करेंगे। और बताया ये जा रहा है कि दिलीप यादव जो है वो अच्छा खासा पैसा वाला है। उसके पिताजी का बहुत बड़ा, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में कारोबार है, जिसमें 12 हाइड्रा वगैरह चलता है, 10 क्रेन है और पूरे ज़िलों में लगभग उनका क्रेन का बिजनेस वगैरह चल रहा है। तो अच्छा खासा कारोबार है, अच्छा पैसा भी है। तो उन पैसों पे अब प्रगति यादव की नज़र थी और वो उस पैसे को अपने बेरोजगार बॉयफ्रेंड अनुराग यादव को दे करके उसके साथ ऐश करना चाहते थे। इसी चीज़ों को ले करके वो अपने पति दिलीप यादव को मरवाने की प्लानिंग कर लेती है। और ये जो पूरी प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग हो जाती है
15 मार्च को 19 मार्च को जब ये दिलीप यादव जो था वो किसी काम से कन्नौज जाता है, और जब कन्नौज जाता है तो जब वो वहाँ से लौटते रहता है तो उसकी जो पत्नी प्रगति यादव थी वो अपने पति दिलीप यादव से उसकी पल पल का लोकेशन ले रही थी व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, न कि नॉर्मल कॉल के द्वारा। व्हाट्सएप कॉल के द्वारा उसके पल पल का लोकेशन ले रही थी, और ये जो लोकेशन था ये अपने बॉयफ्रेंड अनुराग यादव को बता रही थी। और अनुराग यादव जो था उस पूरे लोकेशन, दिलीप यादव का पूरा लोकेशन उस शूटर को बता रहा था, रामजी नागर को। तो रामजी नागर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर प्रगति बताई हुई थी कि मेरा जो पति है वो इस होटल में ठहरा हुआ है। तो रामजी नागर को जब ये पूरा लोकेशन पता लग जाता है तो वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, गाड़ी निकलवाने के बहाने कह करके कि मेरी गाड़ी जो है नहर में फंस चुकी है, और वो एक कह करके दिलीप यादव को लेकर के जाता है नहर की ओर। उसके साथ 2 और लोग थे जो उस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं। अब लेकर के जाता है और वहाँ पर ये दिलीप यादव को रामजी नागर गोली मार देता है, और वो ये लोग सोचते हैं कि दिलीप यादव जो है वो मर चुका है, उसको छोड़ करके ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। यही सीसीटीवी फुटेज पुलिस को हाथ लगता है, और जब ये पूरी मामला निकल करके सामने आता है कि इस पूरे केस में जो सबसे मुख्य साजिश करता है वो दिलीप यादव की पत्नी जो है वो प्रगति यादव है। तो अब ये सुन करके घर वाले, गांव वाले, समाज वाले, आस पड़ोस वाले हैरान हैं कि एक पत्नी जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत, अच्छा पति है, दिलीप यादव जिसकी मात्र अभी 24 साल की उम्र ही थी, सब कुछ है, वो इन सब चीज़ों को छोड़ करके एक बेरोजगार लड़के के साथ रहने के लिए अपने पति को मरवा दी है। आखिर क्या चल रहा, समाज चाहता क्या है, लड़कियां चाहती क्या है? सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत है, अच्छा परिवार मिला है, लेकिन फिर भी अपने पति को मरवा करके किसी और के साथ रहना। आखिर अगर आपको नहीं रहना है तो पहले ही घर वालों के साथ उस शादियों का विरोध कीजिए, नहीं कीजिए शादी करके किसी की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना, ये कहाँ तक सही है। अभी हाल फिलहाल में एक घटना निकल करके सामने ये है जिसमें मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत को 15 टुकड़ों में काट करके प्लास्टिक के बोतल में चुनवा दिया, सीमेंट और बालू में। ये पूरी घटना की जानकारी जब पुलिस विवेचना वगैरह करती है तो एसपी जो हैं वो अभिजीत शंकर ये बताते हैं कि इसमें रामजी नागर की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी पत्नी प्रगति यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, प्रगति यादव का प्रेमी अनुराग यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, और इसमें 2 और लोग शामिल हैं जो इस पूरी घटना में इस घटना को अंजाम दिए हैं। ये 2 लोग अभी फरार हैं, इन दोनों की भी गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। खैर, आप क्या समझते हैं इस घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तब हमें ज़रूर दीजिए, हम उसमें अमल करने की कोशिश करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारे द्वारा बताई गई घटना पसंद आई हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। आगे फिर से एक नई कहानी में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।